हाय, मैं अभिशांत सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन 1 संसाधन एवं विकास। इससे पहले 2 वीडियो मैंने आप लोगों को उपलब्ध करा दिया इस लेसन का। आज ये तीसरा वीडियो होगा और अंतिम वीडियो होगा इस लेसन का। तो आज हम लोग शुरू करेंगे भू संसाधन का निम्नीकरण और उसका संरक्षण। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने भू संसाधन का उपयोग, भू संसाधन क्यों जरूरी है, किस तरह से उसका उपयोग भारत में हुआ है, कितने प्रतिशत भाग में क्या है, इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से पढ़ा है। आज जानेंगे कि भूमि निम्नीकरण तथा संरक्षण। भारत में भूमि निम्नीकरण किस स्तर में हुआ है, कितने प्रतिशत भाग में क्या था जो कि निम्नीकृत होकर खराब हो चुका है, वो देखेंगे। तो कुल निम्नीकृत भूमि के भारत की बात की जाए तो 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो निम्नीकृत हो गया। अब निम्नीकरण शब्द का मतलब पहले समझ लें। किसी भी चीज का अगर निम्नीकरण का बात किया, निम्नीकरण का मतलब उसकी गुणवत्ता में कमी, उसकी गुणवत्ता में ह्रास होना, मतलब उसका जो गुणवत्ता पहले था उस गुणवत्ता में कमी आ जाना ही निम्नीकरण कहलाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले हम बात करते हैं कुल निम्नीकृत भूमि 13 करोड़ हेक्टेयर कुल पूरे इंडिया में, उसमें 28% जो है वन के अंतर्गत है। मतलब ये जो 28% का बात हो रहा है यहाँ पे 13 करोड़ हेक्टेयर का 28% जहां पहले वन थे, आज वहां पर वन नहीं है। वनों को काट दिया गया है, उस भूमि का ऐसा इस्तेमाल किया गया है कि उसकी गुणवत्ता में कमी आ गई है, था तो निम्नीकृत हो चुका है। दूसरा 56% भाग जल अपर्दित, मतलब पानी के कारण उसका जो उपजाऊ, हम जानते हैं किसी भी मिट्टी में जो ह्यूमस होता है उसका मेन जो उपजाऊ शक्ति होता है मिट्टी के कुछ सेंटीमीटर ऊपरी परत में होता है। और जब जल अपर्दन होता है तो उसी ह्यूमस को, उपजाऊ क्षेत्र को पानी अपने साथ बहा करके ले जाता है। तो 50% भाग, 13 करोड़ हेक्टेयर का 50% भाग ऐसा है जो जल के कारण निम्नीकृत हो चुका है। 16% लवणीय तथा क्षारीय, 16% भूमि ऐसा है जहां पे लवण की मात्रा कहीं पर अधिक है, कहीं पर क्षारक की मात्रा अधिक है, जिसके कारण वहां के भूमि की जो गुणवत्ता है वो कम है, अर्थात तो निम्नीकृत है। कुछ मानव क्रियाएं हैं जो भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे वनोन्मूलन। हम जानते हैं कि दिन प्रतिदिन जो आर्थिक विकास पूरे विश्व के साथ साथ भारत का भी हो रहा है, तो उस आर्थिक विकास की वजह से संसाधनों का अत्यधिक उपभोग हुआ है। उसी प्रकार से दिन प्रतिदिन फर्नीचर, अन्य प्रकार की भौतिक वस्तुओं का डिमांड बढ़ते जा रहा है। डिमांड को पूरा करने के लिए वनोन्मूलन मुख्य कारण बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे टिम्बर, फर्नीचर उद्योग वनों पर निर्भर होते हैं। वनों का अंधाधुंध कटाई करते हैं, पैसे के माध्यम से, पावर के माध्यम से अंधाधुंध कटाई करते हैं और उसे भी संसाधन में परिवर्तित करके मोटी रकम कमाते हैं। तो वनोन्मूलन को एक बढ़ावा देता है। अति पशुचारण, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर होते थे, पशुओं को पालते थे तो उनके पास चारा उपलब्ध होता था। आज अधिकतर भूमि का उपयोग लोग कृषि या फिर अन्य चीजों को छोड़ करके वहां पर घर बनाते हैं, उद्योग बनाते हैं, जिसकी वजह से जो चारागाह है वो कम हो गया। चारागाह कम होने की वजह से, जानवरों की संख्या जब अधिक होगी और चारागाह जब कम होंगे तो उसी कम चारागाह पे अधिक जानवरों को चराया जाएगा, जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण होगा। उसे ही अति पशुचारण कहा जाता है। अति पशुचारण मतलब किसी सीमित क्षेत्र में या किसी सीमित चारागाह में जरूरत से ज्यादा पशुओं को चराना अति पशुचारण कहलाता है। नेक्स्ट है खनन। ये भी पहले वाले से रिलेटेड है कि इंसान का जरूरत बढ़ रहा है, भौतिक वस्तुओं का डिमांड बढ़ रहा है, आर्थिक रूप से उद्योग धंधे बहुत अधिक तेजी से लग रहे हैं और प्रत्येक उद्योग धंधा कहीं ना कहीं खनिज पर निर्भर होता है। और खनिज जो है पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है, जिसके लिए हमें खनन की आवश्यकता पड़ती है। तो जो खनन होता है, अगर खनन सही तरीके से किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खनन करने के बाद अधिक लागत लगने के कारण जो भी खान कर्मी हो, खनिज निकाल करके उस गड्ढा को वहीं छोड़ देते हैं, मिट्टी वैसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। भूमि का निम्नीकरण होता है, जानवरों को परेशान होती है, बहुत सारे प्रदूषण भी फैलता है। तो ये सारे थे भूमि निम्नीकरण का कारण। अब उसका संरक्षण, तो अगर इन सारे कारणों को खत्म कर दिया जाए तो उसका संरक्षण खुद ब खुद हो जाएगा। इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, जैसे वनोन्मूलन है, तो वनोन्मूलन पे एक प्रतिबंध होना चाहिए कि एक विशेष क्षेत्र में अगर
5 हेक्टेयर भूमि में अगर वन है तो एक साल में कुछ ही हेक्टेयर भूमि, कुछ ही हेक्टेयर वन को काटा जाएगा, बाकी को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। इस तरह कुछ नियम कानून होने चाहिए। अति पशु चारण को रोकने के लिए सरकार को विशेष क्षेत्र में चारागाह बनाने चाहिए या फिर पशुओं के लिए अलग से आहार की व्यवस्था की जानी चाहिए। खनन को भी नियम कानून के अंतर्गत लाना चाहिए। अगर नियम कानून सही तरीके से काम करेगा, सही तरीके से उसका पालन होगा, तो ये सारी समस्याओं का समाधान भी आसानी से होगा। अब हम आते हैं भूमि से ही संबंधित मृदा संसाधन की ओर, क्योंकि भूमि से ही रिलेटेड है तो मृदा संसाधन के बारे में सबसे पहले जानेंगे। मृदा भी हम बोल सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि जीवों का विकास, वनस्पतियों का विकास, हमें जो ऑक्सीजन मिल रहा है, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसका यूज, ये सारा कुछ पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। पेड़ पौधे मृदा पे ही उपलब्ध होते हैं, मृदा से ही पेड़ पौधे उगते हैं, अर्थात कहीं न कहीं जीवन का आधार भी इसे हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मृदा का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है। तो सबसे पहला है जलोढ़ मृदा। सबसे पहला जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा देश का बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है। पूरा का पूरा उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है। और ये भी बोल सकते हैं कि जो मृदा है बहुत उपजाऊ मृदा है। पूरा उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है। हम सभी जानते हैं कि उत्तरी मैदान में पूरे भारत में सबसे अधिक खेती होती है। साथ ही साथ वो समतल मैदान, इसलिए वहाँ पर रेल परिवहन, अत्यधिक मात्रा में लोग रहते हैं, जनसंख्या भी अधिक है, अन्य लोग धंधे भी अधिक मात्रा में लगे हैं। तो मृदा का महत्वपूर्ण रोल है, खासतौर से जलोढ़ मृदा का। तो जलोढ़ मृदा निर्मित कैसे होता है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के निक्षेप के द्वारा। हम सभी जानते हैं मृदा निर्माण कैसे होता है। जब नदियां तेज प्रवाह के साथ बहती है तो बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ते फोड़ते छोटे छोटे कणों में परिवर्तित कर देती है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदियों के निक्षेप से मृदा का निर्माण होता है। साथ ही साथ केवल हम ये भी नहीं बोल सकते केवल नदियों के बह के आ जाने से कंकड़ पत्थर से मिट्टी बन जाता है। मिट्टी बनने में दो चीज होती है, जैविक और अजैविक कारक। ये केवल अजैविक कारक है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो निक्षेप लाया गया, इससे जो मिट्टी बना जलोढ़ मिट्टी, वो अजैविक कारक है। जैविक कारक इसमें क्या होता है? पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो मरते हैं तो सड़ गलकर वो ह्यूमस बनाते हैं, और वो ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो मृदा मूलतः दो तरह से बनता है, जैविक कारक और अजैविक कारक। तो दोनों कारणों से मिट्टी बना, क्योंकि इसका नाम जलोढ़ मृदा है। तो जलोढ़ मृदा क्यों है? क्योंकि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से बना है, इसलिए जल द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप है, इसलिए इसे जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा को कणों के आकार के आधार पर दो वर्ग में बांटते हैं, बांगर और खादर। बांगर मतलब पुराना जलोढ़ जिसमें मोटे मोटे कण पाए जाते हैं। खादर मतलब नया जलोढ़ जिसमें महीन कण पाए जाते हैं। तो कणों के आकार के आधार पर दो प्रकार से जलोढ़ मिट्टी को बांटेंगे, बांगर और खादर। पुराना जलोढ़, मोटे कण, नया जलोढ़, महीन कण। पाए जाने वाले तत्व। आखिर जलोढ़ मिट्टी जो जलोढ़ मृदा है इतना महत्वपूर्ण मृदा क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे खनिज पाए जाते हैं जो इसे उपजाऊ बनाते हैं। इस उपयोगिता क्या है? तो इस मिट्टी की उपयोगिता यह है कि इस मिट्टी में आसानी से गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन फसलें बहुत अच्छी तरीके से उगाई जा सकती हैं, जिसका आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ जो जलोढ़ मिट्टी सूखे क्षेत्र में पाया जाता है, सूखे क्षेत्र में पाए जाने वाले जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक क्षारकीय होते हैं। तो वहां पर अगर सिंचाई की व्यवस्था बेहतर है तो वहां भी फसलों को उगाया जा सकता है। और फिर से देखेंगे मृदा संसाधन महत्वपूर्ण संसाधन है। सारे संसाधन इसी पर निर्भर होते हैं, खासतौर से पेड़ पौधे, जीव जंतु जिस पर हम सभी मानव निर्भर है। वर्गीकरण जलोढ़ मृदा निर्मित कैसे हो रहा है? दो कारक, जैविक, अजैविक कारक। अजैविक कारक की सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए पीछे। जैविक कारक ह्यूमस मतलब सड़े गले पेड़ पौधे और जीव जंतु। फिर कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण बांगर और खादर। बांगर मतलब पुराना जलोढ़, खादर मतलब नया जलोढ़। बांगर मतलब मोटा कण, खादर मतलब नया महीन कण। पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से? पोटास, फास्फोरस, चूना इत्यादि। उपयोगिता गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन फसलों के लिए उपयोग। अगर सूखा क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी है तो अत्यधिक सिंचाई करके वहां भी आसानी से खेती की जा सकती है। अब जलोढ़ मृदा के बाद हम देखेंगे काली मृदा। काली मृदा को रेगर मृदा भी बोलते हैं। और ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में
कपास की खेती बहुत अच्छे से और अधिक मात्रा में की जा सकती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है। मतलब काली मिट्टी को रेगन मिट्टी भी बोल सकते हैं और काली कपास मृदा भी बोल सकते हैं। रीजन क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। इस मृदा का क्षेत्र महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अधिकतर ये जो मिट्टी है काली मिट्टी आपका महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से पाए जाने वाले तत्व है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना। ये जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी का एक गुण है कि ये मिट्टी बहुत चिकनी होती है, साथ ही साथ इसके कण बहुत महीन होते हैं। महीन कण होने के कारण सूखे के मौसम में, अभी बोल सकते हैं जब बारिश बहुत अधिक नहीं होती तो ये मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। दरारें अधिक पड़ने की वजह से इसमें आसानी से वायु नीचे तक चला जाता है, ऑक्सीजन, साथ ही साथ जल योजक मतलब जल को सोखने की क्षमता भी इसमें बहुत अधिक होती है। तो काली जो काली मिट्टी है ये महीन कण के बने होते हैं। महीन कण के बने होने के कारण सूखे के मौसम में इनमें दरारें पड़ जाती है और उन दरारों की वजह से आसानी से इसमें वायु भी मिश्रित हो जाता है और जल सोखने की क्षमता भी इसमें अधिक होती है। अर्थात काली मिट्टी एक तरह से बोल सकते हैं कि कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है। अब हम आते हैं लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी का जो क्षेत्र है किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो दक्कन का पठार, पूर्वी दक्षिणी हिस्सा जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, पश्चिमी घाट की पहाड़ी क्षेत्रों में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ये जो मिट्टी है ये जनक सेलों से बनी है। जनक सेल का अर्थ होता है अग्नेय सेल से, क्योंकि मुख्यतः सेल 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं, स्वाग्नेय, कायंत्रित और अवसादी। और जनक जो सेल होते हैं मतलब जैसे शुरुआत होता है वो आपका अग्नेय सेल होता है। तो ये जो मिट्टी है वो अग्नेय चट्टान के टूटने से बनी होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा थोड़ी कम होती है, साथ ही इसका जो लाल रंग है, लाल रंग इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये पठारी क्षेत्र में, अभी हमने देखा दक्कन का पठारी क्षेत्र में, और पठारी क्षेत्र में अधिकतर खनिज पाए जाते हैं। तो वैसे पठारी क्षेत्र का यहाँ बात हो रहा है जहाँ पर लोहा की मात्रा अधिक है। तो अगर किसी क्षेत्र में लोहा का मात्रा अधिक है तो वहाँ का मिट्टी उस लोहा के कारण लाल होता है। साथ ही साथ इस मिट्टी में जल सोखने का क्षमता अधिक है, तो जल सोखने की क्षमता के कारण इस मिट्टी का रंग पीला होता है। तो लाल होने का कारण लौह धातु का प्रसार है और पीला होने का कारण जो है वो जल योजन क्षमता है। क्षेत्र दक्कन का पठार, पूर्वी दक्षिणी हिस्सा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान, पश्चिमी घाट की पहाड़ी इत्यादि किस सेल से बना है? अग्नेय सेल से बना है। ह्यूमस की मात्रा कम है। अब हम आगे आते लेटराइट मृदा की। ये जो लेटराइट शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में लेटर शब्द का मतलब होता है ईट। ईट मतलब जिसे घर का निर्माण होता है, दीवारें बनती हैं। ये अधिक तापमान उस वैसे क्षेत्र में विकसित होता है मिट्टी जहां का तापमान अधिक हो और जहां बारिश भी अधिक हो। अरे ये मिट्टी भी जो आपका ये अग्नेय सेल से ही निर्मित होता है, अग्नेय चट्टान से निर्मित होता है। तो कहाँ पे निर्मित होता है? उच्च तापमान वाले क्षेत्र, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम की पहाड़ी में। तो एक बात यहाँ जानने योग्य ये है कि जब उच्च तापमान पर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये बन रहा है तो ये ह्यूमस रहित तो होगा, मतलब ह्यूमस की मात्रा इसमें ना के बराबर होगी। रीजन क्योंकि सड़े गले जैविक पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। जहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा तो वहाँ पे सड़ाने गलाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाएंगे, अर्थात वहाँ पर ह्यूमस नहीं होगा या फिर कम होगा। जो भी थोड़ा बहुत ह्यूमस होता है अत्यधिक वर्षा के कारण उसका अपवर्तन हो जाता है। तो रीजन ये है कि ये ह्यूमस रहित होता है, कारण उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा। अब हम आते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा मतलब आप सब समझते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र जो सूखा क्षेत्र जैसे राजस्थान, और हम लोग ये भी जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिकतर बालू ही बालू पाया जाता है, अर्थात यहाँ की जो मिट्टी होगी वो रेतीली होगी। मूलतः यहाँ की मिट्टी भी रंग उसका लाल या भूरा होता है, रेतीली होती है और लवणीय होती है। लवण मतलब उसे नमक का मात्रा बहुत अधिक होता है। कहीं कहीं पे तो झील का पानी उबाल करके वहाँ नमक भी बनाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें जल वाष्पन दर अधिक है। जैसा कि आपने देखा हो बालू में यदि हम पानी डाल दें तुरंत वाष्पीकृत होकर वो खत्म हो जाता है, उसमें
पानी को सोखने का क्षमता भी कम होता है। तो जो मरुस्थलीय मृदा है उसमें जल वाष्पन दर अधिक होगा और जल योजन दर कम होगा, मतलब पानी को सोखने की क्षमता कम होगी। चूंकि ये भी शुष्क प्रदेश में निर्मित होगा, सूखा प्रदेश में, इसलिए इसमें भी ह्यूमस की मात्रा नहीं होगी। अब आते हैं वन मृदा की ओर। वन मृदा जो पहाड़ी क्षेत्र में, जो जंगलों में, जैसे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्ध दोमट और सेंटरदार मृदा, वन मृदा। दोमट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मिट्टी के कुछ कण मोटे होते हैं, कुछ कण बहुत महीन होते हैं। इसमें बालू की मात्रा पाई जाती है और इसमें भी ह्यूमस नहीं होता। इसमें ह्यूमस नहीं होने का सबसे बड़ा कारण, ध्यान देंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र में ये मिट्टी निर्मित हो रहा है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में यदि बारिश होगा तो मिट्टी का अपरदन ज्यादा होगा। हम सभी जानते हैं कि ह्यूमस का निर्माण मिट्टी के ऊपरी परत में होता है। ऊपरी परत आसानी से वो क्या हो जाता है, अपरदित हो जाता है, जिसके कारण ये भी ह्यूमस रहित होता है। ह्यूमस रहित कौन कौन मिट्टी है? वन मृदा, ह्यूमस बहुत कम पाया जाएगा। मरुस्थलीय मृदा, ह्यूमस लगभग ना के बराबर। लेटराइट में भी ह्यूमस नहीं होगा। साथ ही साथ ये सारे मृदा हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे कि जो मृदा है इनका निम्नीकरण कैसे होता है और उस निम्नीकरण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे। काली मृदा रेगड़ मृदा कहलाएगा, साथ ही कपास मृदा कहलाएगा, इसलिए क्योंकि इसमें कपास का खेती अच्छा होता है। तत्व जो पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना। क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। लाल और पीली मृदा दक्कन का पठारी क्षेत्र में, पूर्वी दक्षिणी हिस्सा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदान, पश्चिमी घाट की पहाड़ी इत्यादि में पाए जाते हैं। लाल रंग इसलिए क्योंकि इसमें लौह धातु अधिक पाया जाता है। पीला रंग इसलिए क्योंकि इसका जल योजन क्षमता अधिक होता है। मृदाओं का वर्गीकरण, लेटराइट मृदा, शाब्दिक अर्थ लेटर ग्रीक भाषा का, इसका जो हिंदी अर्थ होता है ईट, तापमान बहुत उच्च होता है और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए ह्यूमस कम होता है। जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में। अगर सिंचाई की व्यवस्था वहां बेहतर है, इसलिए काजू की फसल आसानी से उगाई जा सकती है। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय क्षेत्र, मतलब जैसे रेगिस्तानी इलाका में रंग लाल और भूरा होगा, मिट्टी रेतीला होगा, लवण का मात्रा अधिक होगा, साथ ही साथ जल वाष्पन दर अधिक होगा, जल योजन दर मतलब जल को सोखने का क्षमता कम होगा, जैसे कि बालू में होता है। वन मृदा पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में निर्मित होता है, इसलिए दोमट होता है। कुछ भाग मोटे कणों का होता है, कुछ भाग महीन कणों का होता है। बालू का मात्रा यहाँ भी होता है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस इसलिए कम होता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र यदि है तो मृदा का अपरदन ज्यादा होगा, तो ह्यूमस उसमें से कम हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो मृदा है उसका अपरदन और उसका संरक्षण का उपाय क्या है। हम जानते हैं कि मृदा बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर उसका अपरदन होता है तो हमारे लिए चिंता का विषय है। तो मृदा अपरदन के बहुत सारे मूल कारण हैं, जिसमें से प्रमुख जल। हम जानते हैं कि जब तेज बारिश होती है, तेज बारिश डायरेक्ट जब धरती पर पड़ती है, मिट्टी पे पड़ती है, तो बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी का जो ऊपरी परत है उसे बहा करके वो ले जाती है, जिसे मृदा अपरदन होता है। उसे जल द्वारा मृदा अपरदन कहते हैं। तो जल द्वारा मृदा अपरदन दो तरह के होते हैं। ध्यान देने की बात है, जल द्वारा मृदा अपरदन दो तरह के होते हैं। मैदानी क्षेत्र में आप देखेंगे जब पानी बरसता है तो वहां पर मिट्टी का कटाव इस तरह से हो जाता है कि उसमें नाली बन जाता है। जब नाली बन जाता है तो उसे अवनालिका कहते हैं और उस भूमि पर खेती करना संभव नहीं होता, इसलिए उस भूमि को हम उत्खात भूमि भी कहते हैं। तो मैदानी क्षेत्र में जब तेज बारिश होती है तो उस बारिश के बहाव के कारण एक नाली का निर्माण होता है, जिसे अवनालिका कहते हैं। वैसी भूमि पर खेती करना संभव नहीं है और उस भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं। दूसरा जल द्वारा अपरदन होता है चादर अपरदन। चादर अपरदन में होता क्या है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र ढाल वाली भूमि में अगर बहुत अधिक तेज बारिश होता है तो बहुत बड़े क्षेत्र का मिट्टी को एक साथ लेकर के वो बहता है, तो एक साथ बहुत अधिक मात्रा में मृदा का अपरदन होता है, इसलिए उसे हम चादर अपरदन भी कहते हैं। दूसरा पवन द्वारा अपरदन। जब तेज हवा चलता है तो जो मिट्टी का ऊपरी परत है तो तेज हवा के साथ उड़ करके इधर उधर चला जाता है, खास तौर से ह्यूमस, तो पवन द्वारा भी अपरदन होता है। फिर तीसरा है
गलत तरीके द्वारा कृषि कार्य, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये दो जो कारण था आपका जल और पवन द्वारा जो अपर्दन था, ये आपका प्राकृतिक कारण था, और ये जो कारण है ये मानवीय कारण है। तो मूलतः दो कारण है, मृदा अपरदन प्राकृतिक और मानवीय कारण। तो प्राकृतिक में जल और पवन, मानवीय में पहला है गलत तरीके द्वारा कृषि कार्य। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में हम ऊपर से नीचे की ओर हल चलाएं तो उससे मृदा अपरदन बहुत तेज होगा, क्योंकि जब ऊपर से नीचे हल चलाएंगे तो उसमें एक नाली का निर्माण होगा, और तेज बारिश में वो नाली का जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा। इस वजह से मृदा का अपरदन ज्यादा होगा। फिर अति पशुचारण, मानव क्या करता है कि जहां उसे संसाधन मिला तो उसका दोहन करने में वो आगे होता है। तो जो भी आसपास का क्षेत्र में मतलब कि घास स्थल मिल जाता है वहां पर जरूरत ज्यादा पशुओं को चराना, जब जरूरत ज्यादा पशु को चराया जाएगा वहां घास खत्म हो जाएगा, मिट्टी का जो परत है डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा, घास का लेयर जब खत्म होगा तो उस वजह से जब तेज बारिश होगा या फिर तेज हवा जब चलेगा तो वहां पर मृदा का अपरदन होगा। अब है वनोन्मूलन, मानव अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए या फिर आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए या फिर लालच बस बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों का वैध और अवैध दोनों तरीके से कटाई करता है, जिसकी वजह से मिट्टी का जो पकड़ है पेड़ों का वो कमजोर होता है और मिट्टी आसानी से हवा या पानी के साथ बह करके दूसरे स्थानों पर चली जाती है। फिर खनन, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, खनन के दौरान गहराई तक मिट्टी को खोद दिया जाता है और उस मिट्टी को उसी प्रकार से खुला छोड़ दिया जाता है जिससे वो मिट्टी बह करके चली जाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन का ह्रास है। अब हम देखेंगे मृदा संरक्षण के उपाय क्या है, या ये सारे कारण है मृदा जो अपरदन था उसका। अब इसका संरक्षण कैसे कर सके, तो समोच्च रेखीय जुताई। तो जो पहाड़ी वाले क्षेत्र का जो हमने बात किया था, अगर हम उसमें ऊपर से नीचे ना हल चलाकर समोच्च रेखाओं के समानांतर मतलब बाएं से दाएं हल चलाएं और उसमें क्यारी बना दिया जाए तो आसानी से मृदा के बहाव को रोका जा सकता है, जिसे समोच्च रेखीय जुताई के नाम से जाना जाता है। आगे सोपानी अर्थात सीढ़ीदार कृषि। तो पहाड़ी क्षेत्रों में हम खेती करने से पहले उस खेत को सीढ़ीनुमा बना देते हैं। सीढ़ीनुमा बनाने से होता क्या है कि जो पानी का बहाव है वो कमजोर हो जाता है, या फिर हवा का जो बहाव है वो कमजोर हो जाता है, और प्रत्येक सीढ़ी में जब अगर फसल उगता है तो उस मिट्टी का पकड़ फसल के साथ मजबूत होता है, जिसके कारण जो मिट्टी का कटाव है या फिर जो बहाव है या अपरदन है वो कम होता है। पट्टी कृषि में क्या होता है, सामान्यतः खेतों में होता है क्यारी बनाया जाता है, एक फसल है बीच में खाली मिट्टी है फिर फसल है। लेकिन पट्टी कृषि में क्या होता है, दो फसलों के बीच का जो खाली जगह वहां पर घास का एक पट्टी मतलब लेयर उगा दिया जाता है सारे क्यारी में, जिससे क्या होता है कि मिट्टी का एक भी क्षेत्र खुला नहीं होता, अर्थात हवा और पानी के सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसकी वजह से उसका अपरदन भी रुक जाता है। अब वृक्षों द्वारा रक्षक मित्र, ये जो उपाय है ये आपका मैदानी क्षेत्रों में ही कारगर है। जैसे बहुत बड़ा मैदान है और तेज हवा चलता है, और जब तेज हवा चलता है तो बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी को उड़ा करके ले जाता है। अगर उसी मैदान के चारों पेड़ लगा दिए जाए, जो तेज हवा का बहाव है वो पेड़ से टकराएगा, उसका बहाव जो है कम होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मृदा अपरदन भी कम होगा। तो दो चीजें थी, पहली मृदा अपरदन का कारण क्लियर हो चुका है, संरक्षण के उपाय। ये था हमारा आज लेसन 1 ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो। 3 वीडियो आप लोगों को मिल चुका है टोटल। ये लेकर के तीनों वीडियो में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन सिविक्स लेसन 2 के साथ मिलेंगे।